नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या एनटीए नेट हो। जिस भी परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और जिस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन्हीं टॉपिक को हम एक के बाद एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हम कर रहे हैं आज हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आदिकालीन साहित्य को कर रहे हैं। तो आदिकालीन साहित्य में हमने सबसे पहले किया रासो साहित्य। रासो साहित्य में हमने पृथ्वीराज रासो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे 2 क्लास के अंतर्गत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब करेंगे बिसल-देव रासो। बिसल-देव रासो से परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य जो परीक्षा में पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने एनालिसिस करके उन्हीं को का निचोड़ करके हमने ये देखा है कि बिसल-देव रासो से संबंधित परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो उन्हीं तथ्यों को हम करेंगे बिसल-देव रासो से संबंधित आज के क्लास में। तो बढ़ते हैं हम आगे। बिसल-देव रासो के सबसे पहले रचनाकार का नाम देख लेते हैं। हमने पिछली क्लासों में देखे थे प्रमुख रासो साहित्य के। किस रासो साहित्य का मतलब कौन सा रचनाकार है, जैसे बिसल-देव रासो का, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये जो मुख्य रासो साहित्य है उनको करते हुए चलेंगे, क्योंकि उनके अंदर से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी, पृथ्वीराज रासो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी तरह बिसल-देव रासो भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो को हमने 2 क्लासों में किया था। आज की क्लास में हम बिसल-देव रासो से संबंधित करेंगे। तो बिसल-देव रासो नरपति नाल्य इनके रचनाकार हो जाएंगे। तो रचनाकार तो बिसल नरपति नाल्य है, तो रचना काल क्या रहेगा इसका? तो रचना काल के संबंध में पृथ्वीराज रासो से भी पहले जो रचना लिखी गई है वो बिसल-देव रासो की रचना है। और इसके रचना काल में भी मतभेद बताया है विद्वानों ने। किसी विद्वान ने अपने अनुसार इसका समय काल 16वीं शताब्दी माना, तो किसी ने 14वीं शताब्दी। और देख लेते हैं हम नवीन शोधों के अनुसार और बिसल-देव रासो का रचनाकार क्या माना जाता है, क्योंकि कई बार परीक्षा में डायरेक्ट नाम देकर पूछ ले जाते हैं कि मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार बिसल-देव रासो का रचनाकाल क्या रहा। तो इस तरह हमें हर एक पॉइंटों पर फोकस करते हुए चलना है। जैसे रचना काल की बात करें तो 1155 से लेकर ईस्वी इसका रचनाकाल माना है। बिसल-देव रासो का रचनाकाल 1155 ईस्वी माना है। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 1212 विक्रमी संवत इसका रचनाकाल माना है। इसमें 57 प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रमी संवत आ जाएगा। तो 12 विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो 1212 और रचना ईस्वी में पूछा जाए तो 1155 रचनाकाल है। मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार 16वीं शताब्दी इसका रचनाकाल माना है। माता प्रसाद गुप्त ने 14वीं शताब्दी माना है। और नवीन शोधों के अनुसार 1016 से लेकर 1016 इसका रचनाकार माना है। और विक्रम संवत में बात करें तो 1073 इसका रचनाकाल माना है। ये तो बात हो गई रचनाकाल की। और इनके अंतर्गत बिसल-देव रासो में मुख्य तथ्य और देख लेते हैं कि उनकी भाषा क्या रही, अलंकार कितने रहे, रस कौन सा रहे, इस प्रकार के तथ्य भी पूछ लिए जाते हैं। भाषा बिसल-देव रासो की अगर भाषा पूछी जाए तो राजस्थानी, सबसे अधिक प्रयोग राजस्थानी भाषा का हुआ है बिसल-देव रासो में, लेकिन उसमें ब्रज भाषा और मध्य प्रदेश की भाषा भी शामिल है। इसलिए अगर बिसल-देव रासो की अगर शैली की बात करें, शैली पूछ ली जाए तो किस शैली में भाषा रही, तो इनकी रही पिंगल शैली। राजस्थानी प्लस ब्रिज और अपभ्रंश भाषा का तो पुट मिलता ही है। तो इन सब को मिला के अगर हम शैली की बात करें तो पिंगल शैली मानी जाएगी। और भाषा अगर केवल राजस्थानी
भाषा हो ऑप्शन में और अन्य इनमें से कोई भाषा न हो, जैसे मध्य प्रदेश की भाषा या ब्रज भाषा, ये भाषाएं ना दी गई हो तो राजस्थानी भाषा रहेगी। इस तरह हमें अगर हम किसी भी बुक में पढ़ते हैं, किसी भी तथ्य को हम अगर अलग अलग जगह से पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें ऐसा दिया हुआ है, उसमें ऐसा दिया है। इसलिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए और सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए अपना आंसर देना है एग्जाम में। अगर यह एक विरह काव्य है, यह एक विरह काव्य है और ये जो बिसल देव रासो है एक तरह से गाया गया है, गीति काव्य है, गीति काव्य है। केवल गायन के उद्देश्य से ही लिखा गया था। इसको गे काव्य भी कह सकते हैं इसको। और मुक्तक काव्य भी है, ये एक तरह का मुक्तक काव्य, विरह काव्य, गीति काव्य, गे काव्य। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो कि ये किस प्रकार का काव्य है, तो बिसल देव रासो एक मुक्तक काव्य है, विरह काव्य, गीति काव्य, गे काव्य है। अगर हम रस की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है बिसल देव रासों में। और श्रृंगार रस भी किस प्रकार का संयोग और वियोग दोनों का मार्मिक चित्रण किया गया है बिसल देव रासों में। जिस प्रकार हमने पृथ्वीराज रासों के जैसे भाषा, श्रृंगार, अलंकार, छंद, इस प्रकार के तथ्यों को देखा, इसी तरह बिसल देव रासों और पृथ्वीराज रासों में हमें कंफ्यूज नहीं है होना है, बिल्कुल एक एक को अलग करते हुए पढ़ना है। संयोग और वियोग दोनों रसों का प्रयोग हुआ है इसमें। और कुल छंदों की बात करें तो पृथ्वीराज रासों को तो छंदों का अजायब घर कहा गया था। एक दूसरे को चीज़ों से जोड़ते हुए चलना हमें। पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता। 68 प्रकार के छंद थे उसमें और पता नहीं कितने, जैसे 16,336 श्लोकों का प्रयोग किया गया था, मतलब इतने छंद थे उसके अंतर्गत। तो इसमें इतने नहीं है, कुल 128 छंद है इसमें। बिसल देव रासों में कुल 128 छंद है और केवल 100 पृष्ठों का एक लघु काव्य है। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये किस प्रकार का काव्य है, लघु काव्य है, वृत्त काव्य है, तो ये एक लघु काव्य है केवल 100 पृष्ठों का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस में हुआ था? 12 मासा का वर्णन मतलब 12 मास का वर्णन किस काव्य में किया गया था, किस रासो काव्य में? तो हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन बिसल देव रासों में ही किया गया था। और अगर हम शुरुआत में अगर मास की बात करें, पूछ ले तो किस मास से शुरू हुआ था? ये हुआ था कार्तिक मास से शुरू हुआ था। इसका वर्णन कार्तिक मास से शुरू किया गया था। इसी तरह एक एक मास का करके 12 मासों का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे विद्वान रहे हैं, इसे वीर काव्य की प्रथम रचना मानते हैं भाई। प्रथम वीर काव्य की प्रथम रचना किसे मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? वीर काव्य की प्रथम रचना बिसल देव रासों को ही मानते हैं। वैसे वीर का काव्य का जो रासो ग्रंथ में है वो उसमें परमाल रासों में अधिक देखने को मिला है हमें, क्योंकि अल्लाह और उद्दल उनके 2 राजकुमारों की ही वीरता का वर्णन किया गया है। ये हम आगे चल के परमाल रासों में पढ़ेंगे। लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार हम बात करें तो वीर काव्य की प्रथम रचना बिसल देव रासों को माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को क्या माना था, ये भी हमें ध्यान से मतलब पीछे का रिवाइज करते हुए चलना है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना था भाई। इन्होंने बिसल देव रासों को वीर काव्य की प्रथम रचना मानी है और पृथ्वीराज रासों को प्रथम प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासों को किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
एग्जाम में ये एक से ही पॉइंट हमें कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हमारा क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए हमें एक्यूरेसी के साथ चलना है। नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम होगा, EMRS का भी और DSSS का भी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है लगभग और उन्हीं की हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके नायक की। इस बिसलदेव रासो में जो कथानक रहा है उनका नायक और नायिका कौन रहे हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा। नायक की बात करें तो अजमेर का राजा चौहान बिसलदेव अजमेर का राजा चौहान है। और ये कौन से नंबर का? बिसलदेव तृतीय, जिनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। या फिर अगर नायक में आ जाए बिसलदेव रासो का नायक कौन है, अगर ऑप्शन में बिसलदेव तृतीय हो तो भी ठीक है, अगर विग्रहराज चतुर्थ हो तो भी ठीक है। ये दोनों का एक ही है, ये दोनों नामों से एक ही है बिसलदेव रासो, मतलब बिसलदेव, विग्रहराज और बिसलदेव दोनों एक ही है। नायिका की बात कर ले तो मालवा के भोजराज परमार की पुत्री राजमती। नायिका का क्या नाम है? राजमती, जो कि मालवा के भोजराज परमार की पुत्री रही है। और अगर इसके कथानक को हम बात करें तो 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये पूछ लेंगे पृथ्वीराज रासो को कितने खंडों में विभाजित किया है, तो 4 खंडों में बांटा है इसके कथानक को पृथ्वीराज रासो के। प्रथम भाग में देखेंगे हम, प्रथम खंड में देखेंगे कि राजमती के विवाह का वर्णन है। प्रथम खंड में क्या होगा? राजमती के विवाह का वर्णन हो जाएगा। दूसरे खंड में राजमती द्वारा किए गए कटु वचन सुनकर बिसलदेव का उड़ीसा चले जाना हो जाएगा। और तीसरे खंड में बिसलदेव का अपने परमार भोज बिसलदेव का वापिस से लौट आना हो जाएगा। और राजमती का विरह में तपते हुए का वर्णन और बिसलदेव का वापिस लौट आना। और चौथे खंड में हो जाएगा जो राजा भोज परमार है वो अपनी पुत्री राजमती को अपने साथ ले जाता है। और इसी खंड में जो बिसलदेव है विग्रहराज चतुर्थ है वो वापिस राजकुमारी राजमती को चित्तौड़ में ले आता है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। प्रथम खंड में राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में रानी के कटु वचन सुनकर बिसलदेव का उड़ीसा चले जाना है। तीसरे खंड में रानी के विरह का वर्णन है और राजा के उड़ीसा से लौट आने का वर्णन है। तीसरे खंड में रानी के विरह का वर्णन और राजा के उड़ीसा वापिस लौट आने का वर्णन। चौथे खंड में उड़ीसा चला जाता है। ये भी पूछ लेते हैं भाई कई बार, उड़ीसा से लौट आने का वर्णन, उड़ीसा लौट आने का नहीं, वे तो चित्तौड़ के राजा थे तो वापिस तो चित्तौड़ लौट कर आए थे, लेकिन वे गए कहाँ थे? रूट कर उड़ीसा चले गए थे, तो उड़ीसा से वापिस लौट आने का वर्णन है। और चौथे खंड में भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को साथ ले जाना और बिसलदेव का राजमती को फिर से वापिस चित्तौड़ वापिस ले आना। चौथे खंड में राजा भोज परमार को अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाना और बिसलदेव द्वारा राजमती को वापिस ले आना चित्तौड़ में। ये बिसलदेव रासो का कथानक हो जाएगा 4 खंडों में। इस प्रकार हमने बिसलदेव रासो से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखा, पढ़ा, समझा। इसी और पृथ्वीराज रासो के भी मुख्य तथ्य हमने 2 क्लासों में पीछे कंप्लीट कर लिए है। आज हमने बिसलदेव रासो के कर लिए। इसी तरह हम आगे परमाल रासो, खुमान रासो, जो भी मुख्य रासो साहित्य है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इसी तरह उनको भी धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो TGT PGT का जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम एक साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साहित्य का इतिहास कर रहे हैं, व्याकरण कर रहे हैं, भाषा विज्ञान कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और पिछले सालों के प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं। और साथ साथ हम उन तथ्यों को भी, उन रचनाओं को भी कर रहे हैं जो
बिल्कुल याद ही करी जाती है, रटने लायक ही होती है, बिल्कुल रटी जाती है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछ ली जाती है ये रचना किसकी है। जो नई रचनाएं हैं उनको भी हम साथ साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सफलता की तरफ कदम रख रहे हैं। जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े तो प्लीज़ जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारी क्लास का लाभ उठा ले, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के साथ से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई आपको लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।